ऊपर में लिख देते हैं कम से कम इतना, जो प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रोसेस स्टेट डायग्राम का मीनिंग देखकर क्या लग रहा है? प्रोसेस स्टेट डायग्राम मतलब एक प्रोसेस कौन कौन से स्टेट में जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है प्रोसेस के साथ में, सब एक ही डायग्राम में रहेगा। ठीक, तो इसको अच्छे से हम लोग बनाते हैं। यहां बनाते हैं रेडी स्टेट हो गया, चलो यहां पर बनाते हैं यहां पर रनिंग स्टेट हो गया, यहां पर आईओ वेट हो गया। अब वो लोग बीच से बनाना क्यों शुरू किए हैं? बीच से देख रहे हैं कि चारों तरफ जगह बचना चाहिए उतना, उसके अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं। ठीक, अब रेडी जब हो गया यहां, तो यहां पर एक और ले आते हैं न्यू। इस डायग्राम को याद रखना, बाकी सब अभी तक जो पढ़ा है ना सब याद रहेगा, क्योंकि इसमें सब कुछ आने वाला है। चलो एक इधर लिखते हैं कंप्लीशन या कंप्लीटेड लिख दो यार। चलो कंप्लीटेड और टर्मिनेटेड। कंप्लीट बोल दो या टर्मिनेट बोल दो, बात एक ही है। ए हो गया। एक और यहां पर लिखते हैं क्या? सस्पेंड रेडी, ये हो गया। इसके अलावा लिखते हैं क्या? एक नीचे में भी सस्पेंड वेट। चलो देखो इतना सारा स्टेट है ना, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट है। इसके बीच में घूमते रहेगा प्रोसेस। ठीक, अब कहां कहां घूमेगा देखते हैं घुमाकर। तो सबसे पहले जानो स्टार्टिंग के सब स्टेट को देखते हैं। न्यू है, न्यू में क्या था? प्रोसेस अंडर क्रिएशन, यही ना। न्यू से कहां गया? रेडी में गया। ठीक, रेडी से कहां जाएगा? रेडी से रनिंग जाएगा। रनिंग से कहां जाएगा? रनिंग से कंप्लीटेड में जाएगा। एक और चांस क्या है रनिंग से जाने का? रनिंग से हो सकता है आईओ टाइम करने के लिए आईओ में चला है, हो सकता है रनिंग से वापस चला है रेडी में। याद करो मल्टीटास्किंग में क्या बताए थे? मल्टीटास्किंग में प्रीएम्पशन एक वर्ड बताए थे कि प्रोसेस रेडी से रनिंग में गया, उसको जबरदस्ती रोका गया है, फोर्सफुली स्टॉप किया गया है, प्रीम्प्ट किया गया है और वापस रेडी में आया, कोई और प्रोसेस फिर शेड्यूल हुआ। बताया था ना मल्टीटास्किंग यही है ना, मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन ही तो मल्टीटास्किंग था, बस वही चीज है। तो रनिंग से रेडी में भी आया, फिर आईओ में आया, तो आईओ से कहां जाएगा? आईओ से रनिंग में जाएगा क्या? नहीं, आईओ से रनिंग में कभी न जाएगा। आईओ जब एक बार आ चुका है फिर से रेडी में ही इसको आना है। अब रनिंग में जाने के लिए रेडी होकर अब जाना है। अब आईओ से रनिंग में नहीं जा सकता, ये बात याद रखना। ठीक, अब देखो आईओ है, आईओ से मान लो प्रोसेस मेमोरी फुल हुआ तो क्या हुआ? सस्पेंड हो गया, सस्पेंड वेट में चला आया। फिर क्या हुआ? रिज्यूम हो गया, फिर आईओ में चला आया। ठीक,
वैसे ही रेडी से क्या है, रेडी से मान लो सस्पेंड हुआ तो कहाँ गया, सस्पेंड रेडी में, सस्पेंड रेडी से रिज्यूम होकर फिर रेडी में आया, यही है ना इतना। एक और है यहां से ऐसे, मतलब क्या, सस्पेंड वेट स्टेट से ये देखो ऐसे घूमकर कहा गया, सस्पेंड रेडी में। अब क्यों गया है ये बताएंगे, हर एक एरो क्यों क्या हो रहा सब बताएंगे। अभी एरो इतना ही है, जान लो, एरो बना दिए ब्लैक से। अब लिखने का काम ऐसा करते हैं जो रेड से करते हैं, बाकी सब रेड से करेंगे, लिखने में मजा आएगा। तो इसीलिए न्यू है ना, न्यू के पास में क्या होगा, न्यू के पास में होगा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, LTS। याद रखना है, ये सब वर्ड को याद रखना है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है जो न्यू से रेडी, यहाँ क्या है, प्रोसेस अंडर क्रिएशन है। क्रिएट हो गया मतलब कहाँ चला आया, क्रिएट हो गया मतलब रेडी स्टेट में चला आया है। तो ये प्रोसेस क्रिएशन है, इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यहां लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, क्रिएशन, प्रोसेस का क्रिएशन हो गया। चलो अब रेडी स्टेट में आ गया। अब रेडी से रनिंग में जाना है तो कैसे जाएगा, ये क्या बताए थे, यहां पर कौन होगा, डिस्पैचर होगा ना। तो डिस्पैचर यहां से प्रोसेस को डिस्पैच करके रनिंग में ले जाएगा। लेकिन कौन से प्रोसेस को डिस्पैच करना है, कब करना है, ये डिस्पैचर को तो बताना पड़ेगा ना। लेटर को डिस्पैच करना है अगर कहीं भेजने के लिए तो डिस्पैच तो कर दिया जो आदमी है, लेकिन पहुंचना कहाँ है लेटर को, कौन से लेटर को कहाँ पहुंचना है ये कौन बताएगा, उसमें लिखा हुआ एड्रेस है। इसीलिए वो तय करने के लिए एक कौन से प्रोसेस को डिस्पैच करना है किस टाइम में, इसके लिए यहां पर रेडी स्टेट में क्या होगा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इसको याद रखना है। ये देखो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, यहां क्या था, यहां था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो शेड्यूल किया और डिस्पैचर डिस्पैच करके रेडी से रनिंग में चला आया है, सही है। अब रनिंग से कंप्लीशन में क्या हुआ, रनिंग से कंप्लीशन है, कंप्लीटेड में गया है, मतलब कि कंप्लीशन हो रहा है इसका, और क्या, ये तो सबसे इजी है, ये कंप्लीशन हो रहा है, चला गया, काम खत्म हो गया, लाइंस ऑफ कोड सारा एग्जीक्यूट हो गया है, सब कोड एग्जीक्यूट करने के बाद तो कंप्लीटेड में जाना ही जाना उसको है, कोई दिक्कत नहीं। अब रनिंग से रेडी में आया है, तो रनिंग से रेडी में आने का मतलब क्या है कि रनिंग से रेडी में आया है मतलब कि प्रोसेस को फोर्सफुली स्टॉप किया गया है। इन बिटवीन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोसेस, प्रोसेस इज स्टॉप्ड फोर्सफुली। मतलब क्या हुआ, प्रीइम्पशन ही था ना, तो यहां पर क्या है, रनिंग से रेडी में आने का मतलब क्या है, ये क्या हुआ है, ये हुआ है प्रीइम्पशन। अच्छा एक चीज देखो, रेड पेन को ना जैसे ही ब्लैक पर जाता ना थोड़ा थोड़ा रेड ब्लैक बनने लगता है ना, ये इंटरेस्टिंग चीज है। चलो रेड ब्लैक के झमेला में नहीं पड़ना है, रंग बिरंगा दुनिया है, रंग बिरंगा देख देख के और सब याद रखना है, काम है। एग्जाम में पूछेगा इस स्टेट में यहां गया तो क्या हुआ, यहां से यहां गया तो क्या हुआ, यहां से यहां गया तो क्या हुआ, क्यों गया था, ये सबको याद रखना है। ये डायग्राम को अगर याद रख लोगे, प्रोसेस के बारे में समझो सब कुछ आ गया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, इसमें सब कुछ है डायग्राम में। इसीलिए आप देखो क्या है, रनिंग से प्रीइम्पशन हुआ, प्रीइम्प्ट हुआ, रोक दिया गया तो रेडी में चला आया, सही है भाई। अब रनिंग से आईओ वेट में क्यों आया है, आईओ टाइम करने के लिए आया है।
रनिंग से सीपीयू टाइम किया, फिर आईओ टाइम करने के लिए यहां से यहां चलाया आईओ वेट में, और आईओ वेट से फिर कहां जाएगा, रेडी में चला गया, क्योंकि फिर से उसको शेड्यूल होना है। इसके लिए क्या बोल सकते हैं, आईओ रिक्वेस्ट लिख सकते हैं। तो यहां पर इसके लिए लिख लो आईओ रिक्वेस्ट ए वाले के लिए, एरो के लिए, और यहां पर यहां लिख लो ए वाले के लिए आईओ कंप्लीटेड। तो रनिंग से आईओ वेट में आया, क्या कब आया, आईओ रिक्वेस्ट हुआ जब आईओ के लिए, तब आईओ वेट में आया, कंप्लीट हो गया तो रेडी में चला गया। ठीक, अब आईओ वेट से सस्पेंड वेट में कब आया, मतलब कि सस्पेंड हुआ है। क्यों सस्पेंड हुआ है, मेन मेमोरी फुल हो गया है, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, आईओ वेट, तीनों कहां रहता है, मेन मेमोरी में रहता है। मेन मेमोरी फुल होगा, यहां पर हो सकता है कोई प्रोसेस था ऐसा जिसका की प्रायोरिटी बहुत ही कम था, नया कोई प्रोसेस आया है, तो क्या हो गया, उस प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड वेट में, सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी कहां रहता है, सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, इसलिए बैकिंग स्टोर भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या हो गया, यहां पर सस्पेंड हो गया प्रोसेस, सस्पेंड होकर आईओ वेट से कहां आया, सस्पेंड वेट में आया, फिर सस्पेंड वेट से आईओ वेट में गया, मतलब क्या है, इसको लिख सकते हैं क्या, रिज्यूम लिखते हैं या रिज्यूमिंग लिख लो, रिज्यूमिंग ही लिख लो। रिज्यूम हो गया मतलब सस्पेंड वेट से यहां चला गया, मतलब प्रोसेस फिर से रिज्यूम होगा, फिर से उसको आईओ का अपना काम करने लेगा। लेकिन मान लो सस्पेंड हुआ था, जब एक चीज नोटिस करो, जब सस्पेंड हुआ था, मान लो आईओ वेट में इसको 10 सेकंड का टाइम चाहिए था अपना आईओ कंप्लीट करने के लिए। अगर 10 सेकंड हो जाता फिर यहां चला आता, मान लो 5 सेकंड यहां हुआ कंप्लीट, फिर बीच में सस्पेंड हो गया तो सस्पेंड वेट में चला आया, तो 5 सेकंड आईओ का बचा हुआ है, उसके लिए सस्पेंड वेट से आईओ वेट में जाएगा ना, बाकी के 5 सेकंड अपना आईओ टाइम करने के लिए। तो सही है भाई, रिज्यूम हो गया। लेकिन अगर 10 सेकंड ही था, 10 सेकंड के बाद जब 10 सेकंड हो गया था इसका आईओ में, उसके बाद ये आने वाला था रेडी स्टेट में। 10 सेकंड जैसे ही हुआ यहां पर रेडी स्टेट में आने ही वाला था, उसी टाइम में मेन मेमोरी फुल हो गया। 10 सेकंड आईओ चाहिए था, अगर मान लो 5 सेकंड कंप्लीट किया, उस समय सस्पेंड होता है, अगर सस्पेंड वेट में आया, फिर 5 सेकंड बाकी के आईओ टाइम करने के लिए आईओ में इसको आना है तो रिज्यूम हुआ। लेकिन एक केस ये भी तो है कि मान लो 10 सेकंड का टाइम था, 10 सेकंड कंप्लीट करके रेडी स्टेट में आने ही वाला था, उसी टाइम एकदम सेम टाइम में एक नया प्रोसेस मेन मेमोरी में आया है और मेन मेमोरी को फुल कर दिया और उसी टाइम सस्पेंड किया है। अब तो ये जो सस्पेंड हुआ है प्रोसेस, ये जो सस्पेंड वेट में है, इसको आईओ टाइम नहीं करना है। आईओ से मतलब ही कहां रहा, जब अपना आईओ टाइम 10 सेकंड का कर लिया, उसके बाद ये सस्पेंड हुआ है, जब यहां रेडी में जाने वाला था उसी समय सस्पेंड हो गया है, तब आईओ टाइम तो नहीं करना है ना। तो आईओ टाइम नहीं करना, सस्पेंड वेट से आईओ में क्यों जाएगा, नहीं जाएगा, रिज्यूम होकर नहीं जाएगा आईओ में, तो कहां जाएगा, सस्पेंड वेट से। इसको अब जाना कहां था, आईओ से यहां रेडी में जाने वाला था ना, लेकिन सस्पेंड हो गया। अब सस्पेंड से रेडी में तो रास्ता नहीं है ना, देखो एरो है, एक भी नहीं है, लेकिन एक रास्ता है, क्या, सस्पेंड वेट से ये देखो ऐसे घूमकर ये आ गया सस्पेंड रेडी में, क्योंकि दोनों तो सेकेंडरी मेमोरी ही है, ये दोनों सेकेंडरी मेमोरी है, तो सस्पेंड रेडी में चलाया। क्यों, क्योंकि अब जब भी इसके पास अपॉर्चुनिटी होगा रेडी में जाने का, तो यहां से रेडी में जा सकता है। ये क्या है, सस्पेंड वेट में क्या लिखेंगे, इसको लिखते हैं
completed IO time but suspended during a state transition from, कहां से, IO wait से ready, मतलब from IO wait to ready state। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल पढ़ो एक बार, देखो क्या है लिखा। ये जो एरो गया है यहां से घूमकर इतना, क्या लिखा है, कंप्लीटेड IO टाइम बट सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ स्टेट ट्रांजिशन फ्रॉम IO वेट टू रेडी स्टेट। मतलब कि IO टाइम तो कंप्लीट हो गया है, IO टाइम यहां पर कंप्लीट कर लिया, लेकिन जब IO से स्टेट का ट्रांजिशन हो रहा था, IO से जब रेडी में जाने वाला था, उसी ड्यूरेशन में ये सस्पेंड हो गया है। तब सस्पेंड हो गया है, बाद में रिज्यूम होकर IO में तो जाना ही नहीं है, IO का काम नहीं है इसका, इसलिए क्या करेगा, ये यहां से घूमकर सस्पेंड रेडी में चला जाएगा। जिससे क्या बेनिफिट हुआ कि अब सीधा ही रेडी से सस्पेंड, रेडी से तो रेडी में जा सकता है ना, एरो है ना यहां से। तो यहां पर भी ये क्या एरो है, एक हो गया सस्पेंड का, ये है रिज्यूमिंग का, रिज्यूम हो रहा है, सस्पेंड हुआ, रिज्यूम हुआ, बस यही इतना है। इसके अलावा और डायग्राम में और कुछ भी नहीं है। हाँ, मेमोरी के बारे में लिख सकते हो, इसको क्या पेन से लिखें, ब्लैक पेन से ही लिखते हैं, चलो। सेकेंडरी मेमोरी और बैकिंग स्टोर, नीचे वाले को क्या लिखेंगे, सेकेंडरी, रुक जाओ एक सेकेंड, और बैकिंग स्टोर। ये किसके लिए है, सस्पेंड वेट स्टेट के लिए। सेकेंडरी मेमोरी या बैकिंग स्टोर, ये रहेगा कहां पर रहेगा, सस्पेंड वेट सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा, या फिर बैकिंग स्टोर भी बोल सकते हैं, और सस्पेंड रेडी भी सेकेंडरी मेमोरी में ही रहता है, बैकिंग स्टोर भी इसको भी बोल सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं है, जान लो। अब इसको लेकिन समझना है, समझेंगे हम लोग अच्छे से। क्या क्या समझना है, देखो एक चीज याद रखो, रेड पेन से बना ले, लाओ, देखो ये स्टार मार्क किए ना, यहाँ पर ये स्टार मार्क किए ना, ये भी स्टार मार्क किए ना, ये तीनों स्टेट कहाँ रहेगा, स्टार मार्क है जो, ये क्या है, रिसाइड इन मेन मेमोरी। स्टार जितना भी है जान लो, रेडी, रनिंग और IO वेट, ये तीनों का तीनों है जो मेन मेमोरी में रहता है, ये बात याद रखना, ठीक। अब देखो प्रोसेस कहाँ कहाँ जाएगा, सिंपल एक बार पूरे डायग्राम को देखते हैं अच्छे से, प्रोसेस कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है।
तो न्यू है, प्रोसेस क्रिएशन हो रहा है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या है? LTS क्या है? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका डेफिनेशन ऐसे लिखना है तो यहां लिख देते हैं LO, फुल फॉर्म लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोसेस क्रिएशन का। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम है प्रोसेस क्रिएशन का। मतलब क्या है? न्यू स्टेट है, न्यू से रेडी में ले जाएगा, प्रोसेस को क्रिएट करेगा, वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करेगा, प्रोसेस क्रिएशन का काम। मान लो प्रोसेस क्रिएट हो गया, रेडी में आ गया। अब रेडी में आया, इसके बाद क्या हो सकता है? रन करना है, सीपीयू के पास में जाना है। सीपीयू क्या है? यही है रनिंग स्टेट, मतलब कि प्रोसेसर यही है। तो रेडी से शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है यहाँ पर जो शेड्यूल किया कि कौन सा प्रोसेस, मान लो बहुत सारा प्रोसेस है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो शेड्यूल किया कौन से प्रोसेस को रनिंग में जाना है। अब जिसको शेड्यूल कर दिया है, डिस्पैचर को बता दिया। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का देखो, इसका भी फुल फॉर्म कहाँ लिखोगे? ये लो, बनवा लो, कलाकारी तुम लोग भी लो, यहाँ लिख देते हैं। एक सेकेंड, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक बात याद रखना, रेड वाला जो एरो है केवल फुल फॉर्म के लिए है। देखो यहां भी रेड वाला एरो है, फुल फॉर्म के लिए है। रेड वाला ऐसे ही एरो है, ठीक। ब्लैक एरो है जो प्रोसेस का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन के लिए है। तो यहां पर क्या हुआ? बहुत सारा प्रोसेस है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है जो शेड्यूल किया कि कौन सा प्रोसेस है जो रनिंग स्टेट में जाएगा। जब शेड्यूल कर दिया कि पर्टिकुलर प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाना है, तो डिस्पैचर को बता दिया कि इस प्रोसेस को रनिंग में ले जाना है। डिस्पैचर क्या किया? उस प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट को लोड किया और रनिंग में ले गया। रनिंग में जो प्रोसेस पहले से था उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव कर लिया फर्दर आगे यूज करने के लिए। तो डिस्पैचर समझो डिस्पैच किया, ठीक। उसके बाद रनिंग से मान लो उसका आईओ कुछ इनपुट आउटपुट का काम रहे, तो इनपुट आउटपुट के लिए रनिंग से यहाँ आया, इनपुट आउटपुट करके फिर से रेडी में गया, फिर शेड्यूलिंग हुआ, फिर डिस्पैच ऐसे होकर यहाँ आया, फिर इनपुट आउटपुट चाहिए यहाँ पर आया। मान लो उस बीच में सस्पेंड हो गया तो यहाँ भी चला आया, फिर रिज्यूम हुआ तो फिर से इसमें चला आया। मान लो अपना आईओ टाइम करने के बाद में सस्पेंड हुआ था तो यहां से घूमकर सस्पेंड रेडी में चला गया। रेडी में अगर मेमोरी फुल होने के चलते सस्पेंड हो रहा है तो सस्पेंड रेडी में गया, जो कि सेकेंडरी मेमोरी में होता है। ये भी सस्पेंड वेट भी सेकेंडरी मेमोरी में ही था, बैकिंग स्टोर भी बोलते हैं इसको। सस्पेंड हुआ, फिर यहां से रिज्यूम होकर रेडी में चला आया, फिर ये ऐसे रनिंग में करते रहा, रनिंग आईओ ये सब करते करते एट लास्ट अगर कंप्लीट हो गया पूरा कोड, तब ये कहाँ चला है? कंप्लीशन करके ये चला आया कंप्लीटेड और टर्मिनेटेड स्टेट में। बस यही इतना डायग्राम में है, इसके अलावा कुछ है कुछ नहीं है, बच्चा का खेल है। अब इस ये देख लो एक बार डायग्राम को देखो अच्छे से। हम बैठते हैं, पानी पीते हैं, पानी तो पीना है ना, अब तुम लोग पानी भी पियो और देखो भी। देखो डायग्राम दिखने में कितना मस्त लग रहा है? ब्लू ब्लैक रेड पेन सबका कॉम्बिनेशन। ग्रीन पेन भी हम लाएंगे, ठीक। ग्रीन पेन जब आएगा ग्रीन से भी बनाएंगे और अच्छा लगेगा। सब देख लो, एक वर्ड कहाँ कौन सा एरो है क्या है नहीं है सब देख लो, ताकि कभी भी बनाने का जरूरत पड़े बना लो आराम से। जो कॉलेज में हो वो थ्योरेटिकल पेपर में बनाने के लिए आ भी सकता है, ठीक। ऐसो जो कहीं पर ऐसा ऑब्जेक्टिव जो पेपर होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, उसमें तो पूरा नहीं बनाना होगा, लेकिन फिर भी ये सब पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ गया तो इस स्टेप को क्या बोलते हैं, किसी स्टेट चेंज वाले को क्या बोलते हैं, ये सब पूछेगा। उसमें दिमाग में रहना चाहिए, बेसिक चीज है। अब प्रोसेस के बारे में है, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ रहे हो
प्रोसेस कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, कैसे स्टेट चेंज हो रहा है, ये नहीं जानते हो तो ओएस में है क्या? ओएस इसी काम के लिए बना ही है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए ही, और यही नहीं जान रहे हो तो क्या जान रहे हो? इसलिए जरूरी है, समझ रहे हो बात को? तो समझो, हम तो बता दें, मेरा काम हो गया ना। तुमको पता है ऊपर में जो बोर्ड पर लाइट आ रहा है, ऊपर में लाइट लगा है और एक ट्यूबलाइट कम जलता है, लेकिन हम मैनेजमेंट वाले को बताया कि एक ट्यूबलाइट कम जलता है, हमको पता है सब क्या बोला, अंधविश्वासी आदमी है, माइनिया का बीमारी है, शिकार माइनिया का है। बताओ, कैमरा ऊपर करके हम दिखा देंगे तो सच में वो कम जलता है, क्या बताएं? इसलिए इस सब चक्कर में मत पड़ना, कौन क्या बोल रहा है कभी न सोचना। आदमी डेमोरलाइज करने वाला बैठा हुआ है मार्केट में, तुम खराब करोगे तब भी तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ बोलेगा, अच्छा करोगे तब भी कुछ ना कुछ बोलेगा, लेकिन जब अच्छा कर जाओगे तो अच्छा चीज तुम्हारे बारे में बोलेगा, खराब करोगे तो खराब चीज बोलेगा। हालांकि अच्छा करने पर भी कुछ ना कुछ खराब ही निकालते रहेगा। ये दुनिया का मत सुनो, दुनिया अपना काम कर रहा है, करने दो, हम लोग का जो काम है वो अपना करते रहते हैं। ज्यादा दिमाग लगाने से आदमी पागल हो जाता है, दूसरे का सुनकर, जान लो। इसलिए दूसरे का ज्यादा सुनना नहीं है, ये बात याद रखना। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? इसके बाद देखेंगे, इसको हटाते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है क्या, तो इसको मिटाते हैं। अच्छा लग रहा है डायग्राम, इतना मेहनत से बनाया, तो मिटाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी अब और कुछ पढ़ाना है तो मिटाना तो पड़ेगा ही, तो इसलिए चलो अब इसके आगे हम लोग आते हैं थोड़ा। अब तो मजा आ रहा होगा तुम लोग को इस पढ़ने में, क्या बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रहा होगा, आसान आसान चीज है, छोटा छोटा टर्म है। अभी धीरे धीरे और मजा आएगा, जब सब टर्म को कोरिलेट कर लोगे ना एक दूसरे से, तो फिर तुमको लगेगा जो मतलब क्या हर चीज जान रहा है, लूडो टाइप लगेगा। तो इसीलिए आराम से पढ़ते जाओ, कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना है। कुछ नहीं समझ में आए, वीडियो ओपन करो, लाइन से सीरियल ऑर्डर में देखते रहना। समझाने का काम मेरा है, तुम्हारा काम क्या है? वीडियो खोल के बैठने का, सुनने का। अरे सुनना तो पड़ेगा भाई, अब सुनोगे नहीं तो हम कान में आकर तो नहीं बोलेंगे ना, बताओ। इसलिए वीडियो देखना तो पड़ेगा ही। चलो अब यहां पर क्या देखेंगे हम लोग, जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का सिंपल मीनिंग यही है कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोग्राम मेन मेमोरी में किसी पार्टिकुलर टाइम में अवेलेबल है। अब इसका मतलब बोलो तो क्या होता है? इसका मतलब देखो क्या होता है, अभी जो हम लोग प्रोसेस स्टेट डायग्राम बनाए थे, जिसमें रेडी स्टेट एक था क्या, एक रनिंग स्टेट था, एक आईओ था। ये तीनों कहां था? ये तीनों कहां था? ये तीनों था मेन मेमोरी में। तो यही बताना चाह रहे हैं कि मेन मेमोरी में किसी भी पर्टिकुलर टाइम में जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेस होगा, वही डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग होगा।
तो मेन मेमोरी का इंसेंस क्या है कि रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, आईओ स्टेट, तीनों में नंबर ऑफ प्रोसेस जितना है सबको ऐड कर लेंगे और जो वैल्यू आएगा वो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मान लो यहां पर 2 प्रोसेस है, यहां पर कितना प्रोसेस हो सकता है? रनिंग में एक ही हो सकता है, मैक्सिमम याद रखना। रनिंग में प्रोसेसर सीपीयू के पास में एक ही प्रोसेस होता है। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम एक प्रोसेस होगा, या फिर 0 रहे, या आइडियल रहे सीपीयू, या फिर एक होगा मैक्सिमम, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो यहां पर तो मैक्सिमम एक ही होगा। आईओ में कितना होगा? आईओ में एक से ज्यादा हो सकता है। कितना मैक्सिमम कितना हो सकता है? डिपेंड करता है मेन मेमोरी पर। यही तो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। यहां पर 1000 भी हो सकता है, लेकिन 1000 यहां रहने के लिए प्रोसेस स्पेस भी तो चाहिए। तो मान लो यहां पर X है, मेन मेमोरी में मैक्सिमम कैपेसिटी है जो 20 प्रोसेस का है, ठीक। तो 20 प्रोसेस का है तो 2 + 1 + x कितना हुआ? 2 + 1 + x = 20। x = कितना हुआ? x = 17 हुआ ना, मतलब कि 17 प्रोसेस एक साथ आईओ कर रहा है। बोलो एक साथ आईओ इतना प्रोसेस कैसे कर लिया? रनिंग में तो नहीं किया था। तो रनिंग है जो प्रोसेसर है, रनिंग है जो प्रोसेसर है। यहां पर सीपीयू प्रोसेसर में एक टाइम में एक ही प्रोसेस का एग्जीक्यूशन होता है, लेकिन आईओ में एक से ज्यादा हो सकता है प्रोसेस। मल्टीपल प्रोसेसेस आर अलाउड इन आईओ स्टेट। आईओ टाइम एक से ज्यादा प्रोसेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मैक्सिमम जो रहेगा कैपेसिटी रेडी, रनिंग और आईओ मिलाकर, यही है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो यहां लिख देते हैं, क्या डिफिनेशन लिख सकते हैं? मैक्स नंबर ऑफ प्रोसेसेज अवेलेबल इन मेन मेमोरी at any point of time। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो मेन मेमोरी में रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब प्रोसेस कितने तरीके का हो सकता है? प्रोसेस कितना तरीके का होगा? यहां देखो, प्रोसेस है, प्रोसेस कितना टाइप का हो सकता है? प्रोसेस का मेनली 2 टाइप का होगा प्रोसेस। एक प्रोसेस होगा जो सीपीयू बाउंड होगा, और एक और टाइप का प्रोसेस क्या है? वो होगा आईओ बाउंड होगा। तो सीपीयू बाउंड और आईओ बाउंड में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस इतना ही है कि प्रोसेस है दो ही जगह काम कर सकता है ना। रेडी स्टेट में कुछ काम होता है क्या? नहीं होता है। रेडी स्टेट में तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बताए थे अभी, डिस्पैच होकर यहां से यहां आता है रनिंग में रन करने के लिए, रनिंग से अपना आईओ टाइम के लिए यहां जाता है। मतलब कि रनिंग और आईओ में ही काम होता है ना। मेनली जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, जो रनिंग और आईओ में ही हो रहा है ना, अपना आईओ टाइम में आईओ कर रहा है, रनिंग में रन कर रहा है, और किसी स्टेट में हो रहा था नहीं। तो यही हम बताना चाह रहे हैं, जो रनिंग और आईओ में, तो रनिंग में जो टाइम लगता है इसको बोलते हैं हम लोग सीपीयू टाइम। रनिंग में जो टाइम लगता है, देखो ब्लैक पेन से लिखते हैं, यहां जो टाइम लगता है इसको हम लोग बोलते हैं सीपीयू टाइम। और आईओ में जो टाइम लगेगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आईओ में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे आईओ टाइम। समझा? सीपीयू में, प्रोसेसर में जो टाइम लगेगा उसको सीपीयू टाइम, आईओ में टाइम लगेगा आईओ टाइम। बस
इतना ही समझना था और कुछ नहीं। अब देखो क्या है, आईओ टाइम है ना, तो देखो आईओ बाउंड है, सीपीयू टाइम एक है ना, देखो सीपीयू बाउंड है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मतलब क्या है, जो सीपीयू टाइम ज्यादा होगा और आईओ टाइम कम होगा। अलग अलग लिखते हैं, नहीं तो दोनों को एक समझोगे फिर सोचोगे कैसे सर बताए, लो अलग कर दिए। ये क्या है, ये टोटल है किसका, सीपीयू बाउंड का। सीपीयू बाउंड प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, सीपीयू टाइम ज्यादा होगा, मतलब कि ये जो प्रोसेस है, इस टाइप का प्रोसेस है जो ज्यादा से ज्यादा टाइम सीपीयू में स्पेंड करेगा, रनिंग स्टेट में स्पेंड करेगा। क्यों स्पेंड करेगा, बैठा हुआ नहीं है, ज्यादा सीपीयू टाइम ही है, उस तरीके का प्रोसेस ही है कि ज्यादा यहाँ पर टाइम है, ज्यादा टाइम यहाँ देना है एग्जीक्यूशन के लिए रनिंग स्टेट में, तो ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा कहां पर है, रनिंग स्टेट में। यहां लिख भी लो छोटा में, मोर टाइम इन मोर टाइम इन रनिंग स्टेट। एक और क्या है, आईओ बाउंड है, एक आईओ बाउंड प्रोसेस है। तो आईओ बाउंड में क्या है, इसमें क्या रहेगा, सीपीयू टाइम क्या होगा, सीपीयू टाइम कम होगा और आईओ टाइम ज्यादा होगा, यही होगा ना, आईओ बाउंड है। आईओ बाउंड का सिंपल मीनिंग भी तो समझो कम से कम। आईओ बाउंड मतलब कि आईओ टाइम ज्यादा रहेगा, ज्यादा टाइम ही कहाँ रहेगा, इस टाइप का प्रोसेस ज्यादा टाइम रहेगा आईओ करने में, इनपुट आउटपुट करने में रहेगा, और कम टाइम रनिंग में रहेगा, तो कम है सीपीयू टाइम। अरे प्रोसेस का क्या पर्पस है, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए, उसको आईओ टाइम और सीपीयू टाइम से क्या फर्क पड़ता है, कोई भी ज्यादा रहे उसको कंप्लीट करना है। लेकिन इंटरनली कोड में अगर ज्यादा आईओ करना पड़ रहा है, मतलब कि आईओ टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहा है और सीपीयू टाइम कम है, कहीं पर कम अगर आईओ टाइम लग रहा है इनपुट आउटपुट में, तो सीपीयू के पास में ज्यादा रह रहा है। इंटरनल है, कंपैरेटिव चीज है वो, ये आपस का कंपैरिजन है। अब ये नहीं बोल सकते कि अच्छा एक आईओ बाउंड का सीपीयू टाइम और सीपीयू बाउंड का सीपीयू टाइम कंपेयर करेंगे तो आईओ बाउंड का सीपीयू टाइम कम होगा, नहीं, उल्टा नहीं समझना है। ये नहीं जो मान लो इसका सीपीयू टाइम है 20, आईओ टाइम है 50 यूनिट ऑफ टाइम, कुछ भी लेते हैं, नैनो सेकंड, मिली सेकंड, सेकंड, कुछ भी ले लो, यूनिट टाइम बता रहे हैं। मान लो यूनिट है 20 यूनिट टाइम है सीपीयू के लिए, 50 यूनिट टाइम है आईओ के लिए, और यहां पर 12 है जो सीपीयू टाइम है और आईओ टाइम मान लो 3 है। 3 को अच्छा से लिखते हैं, रुक जाओ एक सेकेंड, 3 को हम अचारे हाइट के चक्कर में होता, चलो आईओ टाइम 3 ही है और सीपीयू टाइम 12 है। देखो 3 और 12 को कंपेयर करो, 12 बहुत ज्यादा है, 12 बहुत ज्यादा है 3 से, इसलिए सीपीयू बाउंड हो, क्यों, सीपीयू टाइम ज्यादा है, आईओ टाइम कम है। यहां पर देखो क्या है, सीपीयू टाइम 20 है, आईओ टाइम कितना है, 50 है, आईओ टाइम बहुत ज्यादा यहां पर है, इसलिए आईओ बाउंड हुआ। लेकिन अगर ये दोनों में कंपेयर करें हम लोग, तो इसका सीपीयू टाइम 12 ही है और इसका सीपीयू टाइम 20 है, तो सीपीयू टाइम तो इसी का ज्यादा है, इसका सीपीयू टाइम 12 है, इसका सीपीयू टाइम 20 है, तो सीपीयू 12, 12 और 20 में कौन ज्यादा है बताओ तुम ही, 20 ही ज्यादा है ना, तो क्या बोलोगे, तो सीपीयू टाइम तो ज्यादा है, तो ये सीपीयू बाउंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके आपस का कंपैरिजन है, एक प्रोसेस का इंटरनल आईओ टाइम और सीपीयू टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, दूसरे प्रोसेस नहीं कंपेयर कर रहे हैं।
आपस में देखेंगे, उसमें जो ज्यादा रहेगा वैसा, अगर आईओ टाइम ज्यादा है तो आईओ बाउंड हो गया, अगर सीपीयू टाइम ज्यादा है तो सीपीयू बाउंड हो गया। ठीक, ये चीज याद रखना। इसीलिए इसके चलते ही लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहां रहता था, याद करो, न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आता था, प्रोसेस क्रिएशन में हेल्प करता था। इसीलिए लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को पहले से ही एक गाइडलाइन रहता है, जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ सीपीयू बाउंड प्रोसेस एंड आईओ बाउंड प्रोसेस को चूज करना है, जिससे कि सिस्टम का थ्रूपुट हाई रहे, इफिशिएंट ज्यादा रहे। अगर मान लो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सब आईओ बाउंड प्रोसेस अगर ले आएगा तो सब आईओ करते रहेगा, ये सीपीयू बैठा रहेगा। अब मान लो सब सीपीयू बाउंड ले आया तो सब सीपीयू ही करते रहेगा, आईओ में कुछ नहीं रहेगा। सिर्फ प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि कुछ सीपीयू भी कर रहा है, कुछ आईओ भी कर रहा है। तो लाने का काम सीपीयू बाउंड आईओ बाउंड लाने का काम किसका है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का है। ठीक, तो बस प्रोसेस देख लिए, आईओ बाउंड सीपीयू बाउंड देख ही लिए, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है देख लिए। अब इसके आगे का देखते हैं। छोटा छोटा चीज बताते रहेंगे, हर एक छोटा चीज को समझते रहना, क्योंकि वो सब कभी ना कभी यूज आएगा। वो बचपन में सुने थे ना कि पढ़ा हुआ चीज बर्बाद नहीं होता है, कभी ना कभी यूज आता है। ये सच्चाई बात है। देखो फील आएगा, तुम केवल सब छोटा छोटा चीज को याद रखना, देखना बाद में कैसे इसे वापस आएगा। जब वापस आएगा ना, उस समय तुम लोग सोचोगे क्या, अगर याद रखोगे तो सोचोगे क्या कितना आसान है। अब मान लो जो लोग भूल गया, फिर वो लोग सोचेगा क्या, अरे ये क्या था, ये तो भूल गए हैं, नोट्स देखना पड़ेगा, टाइम किल होगा। तो इसीलिए याद रखना है पहले से ही। याद कर रखना, समझते सुनते रहोगे यार, ऐसे भी याद रहेगा। कितना भूलोगे आखिर, भूलते भूलते थक जाओगे, हम इतना बार बताएंगे। बस सुनते रहना, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे समझ में आना है, नहीं समझ में आना है, ये हम देख लेंगे, उसका टेंशन नहीं है। तुम्हारा काम है सुनते रहना केवल। रुक जाओ एक सेकंड, बस सुनते रहो, सब हो जाएगा आराम से। मशीन जैसा नहीं पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। अच्छा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग तो हो ही गया। अब देख लेते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट का क्या है इसमें। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, स्पेलिंग के साथ बहुत गड़बड़ हो रहा है। चलो, कुछ गलत दिखे अपना सही कर लेना, ठीक। लेकिन थ्योरी गलत नहीं होगा, स्पेलिंग कहीं गलत हो सकता है, पॉसिबिलिटी है एक। तो चलो, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या है। जो कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, हम बताए थे उसमें क्या, जो एट्रीब्यूट्स होता है, जो एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोसेस है, उसी को कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। जैसे क्या था, प्रोसेस आईडी था, प्रोसेस स्टेट था, प्रोग्राम काउंटर था, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, ओपन डिवाइसेज, प्रोटेक्शन इन्फो, जनरल पर्पस रजिस्टर, ये सब क्या था, ये सब कॉन्टेक्स्ट था। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल मीनिंग डेफिनेशन लिखो क्या, सेविंग contexts of old process and loading contexts of new process
कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मीनिंग यही है, सेविंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू प्रोसेस। नया जो प्रोसेस है उसके कॉन्टेक्स्ट को लोड कर लेना है और पहले का जो प्रोसेस है उसको सेव कर देना है ताकि फर्दर यूज कर पाए बाद में हम लोग जरूरत पड़ने पर। बस यही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा कौन? डिस्पैचर करेगा। डिस्पैचर जो हम लोग देख रहे थे ना डिस्पैच करते टाइम, यही करेगा। डिस्पैचर करेगा क्या कि मान लो ऐसे एक ही साथ बनाते हैं लोग, ये है P1 है, ये P2 है। तो P1 P2 में क्या करेंगे? यहां से पहले जाएंगे, क्या करेंगे? लोड किए क्या P1 के कॉन्टेक्स्ट को और P2 के कॉन्टेक्स्ट को क्या किए? सेव किए। ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। ये क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम मतलब क्या? P1 के कॉन्टेक्स्ट को लोड किए और P2 के कॉन्टेक्स्ट को सेव किए हैं। P1 P2 ऐसा नहीं सोचो जो अच्छा P1 है तो पहले तो यही था तो P2 तो बाद में आता, ऐसा नहीं है। मान लो इसको हम बना लेते हैं, लो P5 बना लेते हैं। जाओ P1 का मतलब है हमेशा ऐसा नहीं है कि P1 मतलब कि वो सबसे पहले P1 ही एग्जीक्यूट करेगा, ऐसा नहीं है। ठीक, फिर भी चेंज कर दिए वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा शेड्यूलिंग में, वो फील कर जाओगे। अब बहुत सारा पढ़ना सब बताएंगे शेड्यूलिंग हम। तो अभी जानो कि लोड कर रहा है और सेव कर रहा है, एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम में कॉन्टेक्स्ट जितना ज्यादा होगा पहले सेव करना फिर लोड। अच्छा एक चीज गड़बड़ हुआ है, देखो लोडिंग और स्विचिंग का जो किए हैं तो पहले यहां पर पहले सेविंग करेंगे और पहले सेव करेंगे उसके बाद लोड करेंगे। पहले सेव करेंगे और उसके बाद लोड करेंगे नए प्रोसेस का। पुराना प्रोसेस पहले सेव कर लेंगे उसके बाद में नया प्रोसेस को लोड करेंगे। ठीक, एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम हो गया। तो देखो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम में क्या है कि अगर कॉन्टेक्स्ट ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा ना। ज्यादा कॉन्टेक्स्ट होने का मतलब क्या है कि टाइम ज्यादा लगेगा। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम कोई काम का टाइम है? काम का टाइम नहीं है। काम का टाइम बस सीपीयू टाइम, आईओ टाइम है बस, उसके अलावा और कोई टाइम नहीं है काम का। ये सब फालतू एक्स्ट्रा ओवरबर्डन है, एक्स्ट्रा टाइम ओवरहेड है। इसलिए कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इसको बोल सकते हैं, ब्लैक पेन से लिख दो यूज का नहीं है तो, मतलब यू करना तो है ही ये चीज, लेकिन हम लोग का आउटपुट से कोई रिलेशन इसका नहीं है। ये टाइम कम रहे ज्यादा रहे आउटपुट में कोई चेंज नहीं आता है। ओवरहेड टू सिस्टम क्या है? ओवरहेड टू सिस्टम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। अब इसके काम ज्यादा होने से अगर हम लोग के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है फिर क्या फायदा इसका? कम ही रहे, चाहेंगे ही कम रहे, मिनिमम में हो जाए। तो यही चीज है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम, सेविंग कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्रीवियस वन एंड लोडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू प्रोसेसेस। ये है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। डिस्पैचर ये काम करेगा। और क्या है? मोर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम में तो बता ही दिए। ओवरहेड ऑफ सिस्टम,
अच्छा, इसके बाद में क्या है, शेड्यूलर को देखेंगे हम लोग। ठीक, 3 शेड्यूलिंग देखे है ना। शेड्यूलर इसके बाद में देखते हैं। उस समय हम शेड्यूलर के बारे में लिखे भी थे। कौन कौन सा शेड्यूलर था? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहां से कहां जा रहा था? न्यू से रेडी में जा रहा था प्रोसेस को लेकर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रेडी से रनिंग जाने के लिए शेड्यूल कर रहा था। और एक और था मिड टर्म शेड्यूलर। मेंशन करना उस डायग्राम में जो प्रोसेस साइकिल जो बनाए थे हम लोग, उसमें मेंशन करना कि जब यहां आईओ स्टेट से ए सस्पेंड आईओ में जब आए थे, तो यहां पर जो सस्पेंड हो रहा था, रिज्यूम हो रहा था, यहां पर काम करेगा क्या? मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर यहां पर काम करेगा वो सस्पेंड आईओ के लिए, सस्पेंड आईओ और आईओ के लिए। और एक और सस्पेंड रेडी जो था, सस्पेंड रेडी था और रेडी स्टेट से जो यहां सस्पेंड हो रहा है फिर रिज्यूम हो रहा है, यहां भी काम करेगा मिड टर्म शेड्यूलर। एक शेड्यूलर तो कहां था? एक शेड्यूलर था न्यू से रेडी आते थे तो क्या मिलता था? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। यहां पर मिड टर्म शेड्यूलर मिला, मिड टर्म शेड्यूलर मिला। और रेडी से जब रनिंग में जाते थे हम लोग तो यहां पर मिलता था शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, STS। ये क्या है? मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म शेड्यूलर, मिड टर्म शेड्यूलर इसका फुल फॉर्म हो गया। ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है और मिड टर्म शेड्यूलर दो जगह, देखो यहां भी है यहां भी है। और एक है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो न्यू से रेडी में आ रहा है। 3 तरह का ही शेड्यूलर है। बस ये याद रखना, इसको ऐसे लिख लो, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। ये क्या है? शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। एक प्रोसेस स्टेट डायग्राम वाले में ना केवल MTS डाल लेना। यहाँ पर MTS मतलब दोनों के लिए काम करेगा, सस्पेंड होना और रिज्यूम होना। पहले कौन रिज्यूम होगा? सस्पेंड होकर तो चला आया, पहले कौन रिज्यूम होगा, बाद में कौन? मान लो यहाँ पर 10 प्रोसेस सस्पेंड होकर आया हुआ है। अब सबके सब तो चाहेगा कि हम जल्दी रिज्यूम हो जाए, लेकिन अब यहाँ पर कौन पहले रिज्यूम होगा, इसके लिए एक शेड्यूलिंग चाहिए ना लोगों। ये मिड टर्म शेड्यूलर काम करेगा यहाँ पर। ये चीज वहां लिख लेना। और बस सेम है यहाँ भी, मल्टीपल मान लो प्रोसेस है। अब मल्टीपल प्रोसेस को रिज्यूम करना है तो पहले किसको किया जाए? मिड टर्म शेड्यूलर यहाँ काम करेगा। ये शॉर्ट टर्म तो है ही, यहाँ रेडी में रहता ही है। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर न्यू से रेडी में जो लेकर आता है। और MTS को, ये जो MTS है मिड टर्म शेड्यूलर जो है, इसके काम को सस्पेंड करना और रिज्यूम करना, और यहां पर भी सस्पेंड करना, रेडी से सस्पेंड रेडी में जाना और सस्पेंड रेडी से रेडी में आना, ये दोनों जगह ही MTS का जो वर्क है, इसको हम लोग स्वैपिंग भी बोल सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्वैपिंग भी बोल सकते हैं। एक वर्ड है स्वैपिंग, इसका मीनिंग यहाँ पर OS में क्या है, बाकी जगह क्या मीनिंग है अलग चीज है। यहाँ पर मिड टर्म शेड्यूलर को जो वर्क है सस्पेंड करना, रिज्यूम करना, क्योंकि स्वैप कर रहा है, एक मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले जा रहा है, फिर सेकेंडरी से मेन मेमोरी में लेकर आ रहा है। स्वैपिंग हो रहा है प्रोसेस का, तो इसलिए यहाँ पर इसको स्वैपिंग भी बोला जाता है।
और सी ड्राइव में देखने के लिए इसको कर सकते हो क्या, स्टार शेड्यूलर स्टार HEC ड्राइव में डालकर शेड्यूलर को देख सकते हो। ओएस में इंटरनली ओपन नहीं होगा फाइल, लेकिन ये देख सकते हो, ये फाइल फोल्डर रहता है वहां पर। ये सब शेड्यूलर के बारे में जो यूज वहां से ही एक तरह का डेटाबेस समझो, वहां डिक्शनरी है जहां से यूज किया जा रहा है बार-बार। जहां भी ये रेडी स्टेट आएगा तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर ये है, जो ये शेड्यूलर जहां स्टोर है वहां से डेटा लेकर उसके अकॉर्डिंग ये शेड्यूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। तब इसके अलावा क्या है, मेन चीज हम लोग देख लिए हैं। डिस्पैचर के बारे में बता ही दिए, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेगा। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सही कॉम्बिनेशन, एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन IO बाउंड और CPU बाउंड के प्रोसेस का लेकर आएगा, जिससे कि थ्रूपुट ज्यादा रहे, मतलब कि ज्यादा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सिस्टम का। बहुत सारी चीजें ऐसा है जो लिखे नहीं है, भरवली बोले हैं, इसलिए जो भी वर्ड कभी भी बोलेंगे याद रखना हो चीज, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसा रहता है कि लिख नहीं रहे हैं लेकिन बोल दे रहे हैं भरवली, या फिर कहीं शॉर्ट में थोड़ा सा में लिख दे रहे हैं, उसको पूरा डिफाइन करके ऐसे नहीं लिखे, नहीं भी लिखे नोट्स में वो रहेगा। तो उस चीज को करना क्या है, जो बोलेंगे उसको याद रखना। अब बोलने का इंपॉर्टेंस क्या रह जाएगा, मान लो सब लिख ही देंगे तब बताओ, कुछ तो इंपॉर्टेंस रहना चाहिए ना सुनने वाले के लिए। तो इसीलिए इसके बाद क्या हम लोग देखेंगे, बहुत सारा टाइम है एक प्रोसेस के लिए। जैसे बहुत सारा स्टेट था, बहुत सारा एट्रीब्यूट था, बहुत सारा ऑपरेशंस हुआ था, वैसे ही बहुत सारा टाइम भी रहता है प्रोसेस के लिए ही, प्रोसेस से ही जुड़ा हुआ टाइम है वो। तो प्रोसेस को टाइम से कैसे लिखेंगे हम लोग, ब्लैक से लिखते हैं। चलो टाइम रिलेटेड टू प्रोसेस लिख दिए, मतलब कि एक प्रोसेस के लिए क्या क्या टाइम है, रिलेवेंट क्या क्या टाइम होता है, देखेंगे क्या क्या टाइम है। तो पहला क्या है, सबसे पहला है अराइवल टाइम। अराइवल टाइम इसको हम लोग AT लिखते हैं, ठीक। अराइवल टाइम क्या है भाई, तो अराइवल टाइम का मीनिंग है जब प्रोसेस क्रिएट हुआ, मतलब प्रोसेस क्रिएट होने का मतलब क्या है, जब न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में आया, न्यू स्टेट से रेडी में आया, वही आया था ना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो लेकर आया था, प्रोसेस क्रिएशन हुआ था वहां पर ही ना। तो न्यू स्टेट से जो रेडी स्टेट में ले आया है उसी को अराइवल टाइम हम लोग बोलते हैं, मतलब प्रोसेस क्रिएशन टाइम, जब प्रोसेस क्रिएट हुआ। यहां पर लिखो क्या, प्रोसेस क्रिएशन टाइम, ये क्या हो गया, अराइवल टाइम हो गया। दूसरा क्या है, बर्स्ट टाइम, दूसरा है बर्स्ट टाइम, जिसको हम लोग BT भी लिखते हैं। बर्स्ट टाइम का मतलब क्या है, बर्स्ट टाइम का सिंपल मीनिंग है CPU टाइम। उसके एग्जीक्यूशन के लिए जितना CPU टाइम चाहिए, जितने टाइम के लिए प्रोसेसर चाहिए, उसके कोड को रन करवाने के लिए, कोड का प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए, यही होता है बर्स्ट टाइम। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं CPU टाइम, CPU टाइम ऑफ प्रोसेस, बस। बस टाइम हो गया। इसके बाद क्या हो गया, मान लो CPU टाइम कंप्लीट कर लिया हो, तब क्या होगा, प्रोसेस का कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, तो एक कंप्लीशन टाइम भी तो चाहिए।
एक कंप्लीशन टाइम चाहिए ना, जब प्रोसेस कंप्लीट कर लिया अपना एग्जीक्यूशन। अराइवल टाइम कब, जब आया। बर्स्ट टाइम का मतलब कितना टाइम के लिए सीपीयू चाहिए। अब सीपीयू चाहिए, एग्जीक्यूट कर लिया, तो कहाँ जाएगा, कंप्लीशन स्टेट में जाएगा। तो क्या है, कंप्लीशन टाइम होगा। कंप्लीशन टाइम का क्या मतलब है, मतलब कि टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन। जब कंप्लीशन टाइम का मतलब क्या है, टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीटेड एग्जीक्यूशन, मतलब कि जब प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लिया, वही टाइम है कंप्लीशन टाइम। मतलब कंप्लीट करने का मतलब क्या है, रनिंग से कंप्लीशन में चला गया, उसी टाइम को कंप्लीशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, चलो इसके आगे क्या है, इसके आगे है सब टाइम को याद रखना। ये जो टाइम है अभी आने वाला है क्वेश्चन में, ठीक। इसलिए अराइवल टाइम क्या है, बर्स्ट टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है, जो भी टाइम अभी बताएंगे सबको याद रखना। अभी फ्यूचर में, अभी जस्ट फ्यूचर, बहुत लंबा फ्यूचर नहीं, 10 साल बाद वाला नहीं, अभी थोड़ा टाइम बाद में भी आ जाएगा ये क्वेश्चन में, ठीक। इसलिए इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है, जो अराइवल आफ्टर अराइवल बिफोर कंप्लीशन। इसको लिख सकते हैं क्या, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम मतलब माइनस अराइवल टाइम। टर्न अराउंड टाइम का मतलब यही है, जब कंप्लीट हुआ प्रोसेस माइनस जब वो आया था। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हुआ, अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस स्पेंडेड इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी जितना टाइम स्पेंड किया है वो, तो प्रोसेस रिसाइडेड, या फिर ऐसा नहीं करो क्योंकि बीच में ऐसा सस्पेंड रेडी होगा तो दिक्कत करेगा ना, वो सेकेंडरी मेमोरी में चला जाता है। तो प्रोसेस स्पेंट टाइम बिफोर कंप्लीशन, मतलब कि प्रोसेस जितना टाइम स्पेंड किया है कंप्लीशन के पहले। अब बोलो तो कंप्लीशन के पहले तो अराइवल टाइम के भी पहले नहीं, अराइवल टाइम के पहले प्रोसेस था ही नहीं, प्रोसेस था प्रोग्राम। जैसे ही प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ है, अराइवल टाइम उसी को बोलते हैं ना, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर था लेकर आया था न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में, तो न्यू से रेडी में लाया था, मतलब कि प्रोसेस का क्रिएशन ही हुआ है वो, उसी क्रिएशन को अराइवल टाइम बोलते हैं। तो अगर बिफोर कंप्लीशन लिखेंगे अगर, तो कंप्लीशन के पहले, या फिर स्पेंड टाइम टिल कंप्लीशन, बिफोर के जगह पर और लिख दो अच्छे से, टिल कंप्लीशन, कंप्लीशन होने तक जो टाइम वो स्पेंड किया है, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। चलो टर्न अराउंड टाइम हो गया। अब इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है एक है वेटिंग टाइम। सब टाइम को याद रखना, ध्यान से देखो, आसान है, कुछ टाइम है, ये कोई टाइम, ये कुछ है, दिमाग लगाने वाला भी चीज है, इससे भी आसान चीज है दुनिया में, बताओ इससे आसान चीज और क्या होता है, वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम क्या है भाई, वेटिंग टाइम का मतलब क्या है,
टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, इसको बोलते हैं वेटिंग टाइम। इसका मतलब क्या हुआ? टर्न अराउंड टाइम क्या है? टोटल प्रोसेस कितना टाइम सिस्टम में रहा, प्रोसेस टोटल कितना टाइम रहा है कंप्लीशन तक, माइनस बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम क्या? सीपीयू टाइम है। तो सीपीयू टाइम उसको चाहिए था एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसको चाहिए था इतना ही टाइम, बर्स्ट टाइम का ही कम था। बर्स्ट टाइम देखो, बर्स्ट टाइम क्या है? सीपीयू टाइम ऑफ प्रोसेस, इतना ही बर्स्ट टाइम ही चाहिए प्रोसेस को। प्रोसेस को इतना ही टाइम चाहिए था, लेकिन सिस्टम में रहा है इतना टाइम। टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम क्या है? प्रोसेस स्पेंड टाइम टिल कंप्लीशन, कंप्लीशन तक इतना टाइम ये स्पेंड किया है। टीएटी देखो, इसे यहाँ पर नहीं लिखे ना, अच्छा टीएटी यहाँ लिख देते हैं। चलो शॉर्ट वाला जो नहीं लिखे हैं इसको रेड से लिख देते हैं, जो ना लिखे हैं, और क्या टेंशन नहीं लेने का। लेकिन चलो ये हो गया कंप्लीशन टाइम, शॉर्ट में लिखेंगे। टर्न अराउंड टाइम को लिखेंगे टीएटी, वेटिंग टाइम को लिखेंगे डब्ल्यूटी, बस हो गया। अब देखो वेटिंग टाइम में क्या बात कर रहा है? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम क्या है? टोटल टाइम जो स्पेंड किया है। बर्स्ट टाइम क्या है? जो सीपीयू टाइम चाहिए था। तो इसका मतलब सिंपल मीनिंग क्या है? जो जितना टाइम स्पेंड किया है उसमें से जितना एक्चुअली इसको टाइम चाहिए था सीपीयू, उसको अगर माइनस कर देते हैं तो बाकी टाइम तो इंतजार कर रहा था ना, बाकी टाइम तो इंतजार ही ना किए। 3 घंटा का एग्जाम है, आधा घंटा पहले हम जाकर बैठ गए, 15 मिनट वहां से निकलने में लगा हमको। तो आधा घंटा पहले जब बैठे थे उस समय से 15 मिनट बाद हम एग्जाम हॉल से निकले हैं, टोटल कितना टाइम हम बैठे? 3 घंटा का एग्जाम अगर दिए तो पहले का आधा घंटा, लास्ट का 15 मिनट जोड़ लो, 45 मिनट इधर हो गया 3 घंटा का एग्जाम। तो 3 घंटा 45 मिनट हम बैठे हैं, पेपर तो था 3 ही घंटा का, कितना टाइम इंतजार करना पड़ा हमको? 45 मिनट। वही वेटिंग टाइम यहां पर है, प्रोसेस को कितना टाइम वेट करना पड़ा है। तो यही है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। इसको लिख सकते हैं भी टोटल वेटिंग टाइम। ये हो गया वेटिंग टाइम, या फिर टोटल वेटिंग टाइम ऑफ प्रोसेस कर लो। वैसे तो प्रोसेस के लिए बात ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा इसके बाद क्या है? वेटिंग टाइम हो गया ना, अब क्या है? रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम को हम लोग क्या लिखेंगे? आर टी। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है? जो फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम, थोड़ा नया दिखने में लगेगा क्या? रिस्पॉन्स टाइम का मतलब क्या है? फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। अराइवल टाइम तो पता है, जब प्रोसेस का क्रिएशन हुआ है, जब अराइवल हुआ है, प्रोग्राम प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ है, अराइवल टाइम पता है। अब फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या चीज है भाई? तो फर्स्ट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि पहली बार जब सीपीयू मिला, जब प्रोसेस, यहां देखो क्या है, यहां पर मान लो रेडी स्टेट है, यहां पर क्या है? यहां रनिंग स्टेट है। रेडी से रनिंग में जाता है ना, रनिंग क्या है? प्रोसेसर है, सीपीयू यही है ना, रनिंग स्टेट ही है ना। तो जब रेडी से रनिंग जाता है, तो जब कोई प्रोसेस, फिर क्या है? रनिंग से रेडी आ रहा था ना एरो,
आईओ वेट के लिए भी एक एरो आया था ना, आईओ के लिए, आईओ से यहां गया था ना रेडी में, तो मतलब क्या है कि रेडी से देखो यहां गया, फिर यहां से रेडी में आया, फिर से यहां से गया, मतलब कि रनिंग स्टेट में बहुत बार प्रोसेस गया है। अगर ऐसे घूमोगे, देखो यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर आईओ होते हुए यहां आया, फिर यहां गया, मतलब क्या है रनिंग स्टेट में मल्टीपल टाइम्स एक प्रोसेस गया है। तो जब एक प्रोसेस मल्टीपल टाइम्स गया है रनिंग स्टेट में, तो पहली बार जब फर्स्ट टाइम जब प्रोसेस रनिंग स्टेट में गया था, तो फर्स्ट टाइम जो गया था जो रनिंग स्टेट में, उस टाइम को, जिस इंस्टेंट ऑफ टाइम में पहली बार रनिंग स्टेट में गया है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट रिस्पॉन्स टाइम। मतलब क्या, फर्स्ट रिस्पॉन्स जो यहां लिखा हुआ है इसका मतलब वही है कि पहली बार सीपीयू के पास कब गया प्रोसेस। कंप्लीशन से कोई मतलब नहीं है, हो सकता है 10 बार हो गया हो सीपीयू के पास, मैं सीपीयू में जा रहा है, फिर आईओ के लिए यहां आ रहा है, फिर यहां आया, फिर से जा रहा है, 10 बार गया, लेकिन पहली बार कब गया है वो, तो पहली बार जब गया माइनस अराइवल टाइम, जब वो अराइवल हुआ था, जब बना था प्रोसेस, इस टाइम को हम लोग बोलते हैं रिस्पॉन्स टाइम। इतना तरह का ही टाइम है। लास्ट वाला रिस्पॉन्स वाला नहीं समझ में आए, एक बार और इसको देखो, जो जो भी बताए हैं समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। आज इनको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो गप सप करेंगे हम लोग और क्या आगे का। ये क्या है, रिस्पॉन्स टाइम है, इसके अलावा तो और कोई टाइम नहीं ही है। अराइवल वर्स्ट कंप्लीशन टीएटी, चलो इसके अलावा नहीं है। और इसके बाद एक चीज है, सीपीयू शेड्यूलिंग देखेंगे क्या, जो अच्छा ये देख लो एक बार, टाइम को अच्छे से देख लो, कुछ ज्यादा इधर उधर लग रहा है, एक बार पॉज करके सब टाइम को देख लो, रिकॉल कर लो माइंड में क्या क्या बोले हैं, कहीं लग रहा है ऐसा कि कुछ स्किप हो रहा है, फिर से रिप्ले करके एक बार देख लो, ठीक। इसके बाद देखेंगे सीपीयू शेड्यूलिंग।